हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड सबसे पहले तो सॉरी आप लोगों को, 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट को लाने में थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली पास्ट फ्यू वीक से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट नाउ आई एम फाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। बाकी एक दो ज़रूरी बातें, मैं अब इस सीरीज को कंटिन्यू टाइम से ही कंप्लीट करा दूंगी, सो आप लोग टेंशन मत लेना। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे वो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें, बिकॉज आपको सारी अपडेट यहाँ मिलेगी। इसके अलावा 4 सीरीज मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आप लोगों के जो जूनियर हैं या फिर आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं, आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो जाए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। बाकी हम एंशियंट एंड मिडेवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो सीरीज है वो फॉलो अप कर रहे हैं। आज मैं उसकी आपको थर्ड यूनिट बताने वाली हूँ। तो उसमें बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं बृहस्पति। बृहस्पति का आप देखोगे स्टेट क्राफ्ट कैसा है, ठीक है। उस स्टेट क्राफ्ट पे उन्होंने क्या कहा है, जस्टिस, इंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, मतलब न्याय, अंतर्राज्यीय संबंध और राज्य शिल्प। उसके बारे में आप जानोगे कि उनके क्या थॉट्स हैं। जैसे हमने कौटिल्य को देखा था, मनु को देखा था, तो नाउ वी विल सी कि बृहस्पति क्या कहते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो बृहस्पति को क्या माना जाता है कि वो गॉड के भी क्या है, उनके भी क्या है, टीचर है, ठीक है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो गॉड के भी प्रिसिपेटर है, ठीक है। एंड ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इन चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत मेन चीजें डाली हैं। तो आप लोग कोशिश करना अपने इंट्रोडक्शन में आंसर राइटिंग में इसको जरूर यूज करना, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि वो मास्टर है नॉलेज के, उनके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है। चार्म है उनका, उनके नाम पर हाइंड्स हैं, ठीक है। सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है ना, जब वाद विवाद हो रहा था, मतलब है ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जैसे एक साइड पे असुर थे, ठीक है, दूसरी साइड पे इंद्र थे, तो इंद्र के एडवाइजर थे कौन, बृहस्पति। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है, जैसे अभी जस्ट मैंने ऊपर कहा था कि वो गॉड के भी कौन है, टीचर है, मतलब देवता कह लो, है ना, कि गॉड, भगवान को हम देवता कह के बड़ी नोट कर लेते हैं, राइट। जो आपके देवता हैं या फिर देवों के भी टीचर हैं, वो देवों के देव माने जाते हैं, ठीक है। जैसे शुक्राचार्य के बारे में आप जानोगे कि शुक्राचार्य कौन थे, जो दानव थे ना, उनके देवता थे वो, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से गॉड के देवता, क्योंकि देखो ये तो आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, एडवर्सरी है ना, दोनों एक दूसरे के, कौन, दानव और गॉड, ठीक है, ये एक दूसरे के एडवर्सरी हैं, ठीक है। तो दानव के कौन टीचर थे, शुक्राचार्य, ठीक है। और गॉड के कौन टीचर थे, आपके बृहस्पति, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि वो गॉड ऑफ विजडम है, मतलब समझ रहे हो, आपके ज्ञान के देवता है, मतलब इतना ज्ञान है उनके पास, तो उन्हीं से वो पूरा फ्लरिश हुआ सारे देवताओं में, ऐसा माना जाता है। अब देखो इनके बारे में कई थॉट्स हैं। जैसे महाभारत में क्लेम किया जाता है कि जो बृहस्पति है वो अंगिरस के सन है, ठीक है। ये भी डिस्क्राइब किया जाता है कि ये कौन है, अग्नि के पुत्र हैं, ठीक है, फायर गॉड भी, मतलब सन ऑफ द फायर गॉड भी कहा जाता है। तो पुराणों में अलग अलग तरीके की बातें इनके रिगार्डिंग है। अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल या फिर वैदिक जो लिटरेचर है, वहां पर बताया गया, इनके नाम पर 2 किताबें हैं बृहस्पति के नाम पर। एक तो बृहस्पति सूत्र, ठीक है, एक है बृहस्पति स्मृति, दूसरे का नाम ये है। बृहस्पति सूत्र में अगर आप देखो करेंटली, मतलब प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, तो उस टाइम के हिसाब से मतलब ये थॉट क्रिएट किया गया कि इसको किसी ने लिखा होगा। देखो बात ये होती है कि एक वो सिचुएशन जिस टाइम पे बृहस्पति थे, उस टाइम पे चीजें नहीं लिखी गई, पर बाद में इस चीज को क्या लिखा गया, मतलब वही पेन के थ्रू लिखा गया, ठीक है। और ये जो है वाइड स्प्रेड हुआ, मतलब इसका बहुत ज्यादा प्रचार हुआ या फिर ये बहुत ज्यादा व्यापक हुआ कब, मिडाइवल एरा में, मतलब मध्य युगीन युग में ये बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ या फिर बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ, लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, जाना इसको, ठीक है। अच्छा, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो ये बात सही है कि शुरुआत में क्या था, देखो एनार्की। देखो आप एक चीज समझते हो ना कि शुरुआत में क्या हुआ था ना, आपका कोई स्टेट नहीं था। ये बात मैंने आपको पहले मनु में भी बताई थी कि स्टेट को लाया गया है। स्टेट से पहले क्या था, एनार्की था। एनार्की समझ रहे हो, जहां पर कोई राज्य नहीं है, अराजकता की स्थिति, समझ रहे हो। लोग बहुत अच्छे से आराम से रह रहे हैं, सब हंसी खुशी रह रहे हैं। धीरे धीरे क्या आता है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, फिर लोगों को रियलाइज होता है कि यार कोई राजा होना चाहिए, फिर कोई एक ऐसा पर्सन हो जो हमारी टेक केयर कर सके, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी, जैसे बैकग्राउंड क्रिएट किया जाए, तो जब राज्य नहीं था, स्टेट नहीं था, तो एक सोसाइटी थी जहां पर लोग बहुत हंसी खुशी, बहुत प्यार से सब रह रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन नेचर है, ग्रीड बढ़ी, लोगों का ईगो बढ़ा। अब ऐसे में क्या हुआ, कुछ लोग बहुत पावरफुल हो गए, कुछ लोग बहुत कम पावरफुल रहे, या फिर बिल्कुल ऐसे हो गए कि सुपीरियर हो गए, कुछ इंफीरियर हो गए। तो अब ऐसे में क्या होगा, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर है वो छोटी या फिर कम लोगों को, जिनके पास कम पावर है, फिर जो लोग
पावर में कम रह गए है ना, छोटे लोग रह गए, उनको दबाएंगे, समझ रहे हो। अब ऐसे में क्या होगा यार, उन लोगों के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। इसी को आप किससे वो कर सकते हो डिनोट, जो मत्स्य न्याय वाली है कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, समझ रहे हो। तो ऐसे में यार छोटी मछली का भी तो वजूद है ना भाई, उसको भी तो जीने का हक है। तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या किया जाएगा, फिर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख के अब इसको आगे पढ़ना कंटिन्यू। अच्छा, और ये वाली बात सही है कि जब वो एनआरकी की स्थिति थी तो बहुत डर बैठा हुआ था, और ये सारी की सारी चीजें ना आपको उस टाइम की राइटिंग्स में दिखती है। उस टाइम पे जो राइटर्स लिख रहे थे आपको वहां दिखेंगे कि हाँ यार किस तरीके से उन्होंने अपनी वरीज को एक्सप्रेस किया अपनी राइटिंग में, कि अगर मतलब अराजकता की स्थिति रही तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हमें इसको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सारी चीजें, ये बात सही है कि गोल्डन एज थी शुरुआत में, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाओ तो बहुत ऐसा टाइम भी रहा है, स्वर्ण युग कहते हैं जिसको, जहां पर बिल्कुल सब कुछ फेयरनेस तरीके से चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे बाद में चीजें गड़बड़ होती हैं, जैसे सोसाइटी में हारमोनी है, कॉपरेशन है, स्टार्टिंग में सब अच्छे से सद्भाव से रह रहे हैं भाई, भरपूर सहयोग कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। धीरे धीरे क्या आता है, दो फैक्टर्स आते हैं डिजनरेशन करने के लिए इनको, एक ह्यूमन ईगो और एक क्यूबिडिटी, ठीक है। समझ रहे हो कि मतलब भाई इंसान करप्ट हो रहा है, ईगो में आ रहा है, उसको अपनी पावर को बढ़ाने का बहुत ज्यादा वो हो गया है, मतलब एक होता है ना वो सेल्फिश हो गया है, इगोस्टिक हो गया है। अच्छा, अब इन सबको अबैंडन करने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कानून है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कानून होगा तभी आप क्या कर पाओगे, उसको इंश्योर कर पाओगे। क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है, अदरवाइज अगर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, जो स्ट्रांग है वो हमेशा क्या करेगा, जो भी कमजोर है ना, उससे हमेशा आगे निकल जाएगा और हमेशा उसको दबा के रखेगा, और ये कहीं ना कहीं रिटेलिटेरिएट की स्थिति हो जाती है। जैसे आपने मत्स्य न्याय में भी जाना, जो मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बिग फिश किसको खा रही है, स्मॉलर वन को, बट स्मॉलर वन को भी तो राइट है ना यार जीने का। तो इसकी सेफ्टी के लिए फिर हम क्या करते हैं, स्टेट को लाते हैं, राजा को लाते हैं, ठीक है। और राजा को भी मतलब राजा कैसे आता है, जैसे मनु ने भी कहा क्या कि भगवान ने भेजा, तो सेम यही बात मतलब यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। विचार थोड़े मिलते जुलते से लगेंगे आपको कुछ कुछ चीजों में, तो कंफ्यूज मत होना। बस ये कि सेपरेट तरीके से पढ़ना, फिर अपने दिमाग में ही सोचना कि ओके इन्होंने भी तो ऐसे ही कहा था, इन्होंने भी ऐसे ही कहा था, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो लिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड ये नॉन एग्जिस्टेंस थे उस टाइम पे, मतलब ना के बराबर थे, बहुत ज्यादा ये सब चीजें उस टाइम पर नहीं चलती थी, ठीक है। ये बात सही है कि जैसे कुछ राजा होते थे उस सिचुएशन के लिए जो क्या करते थे, बेसिकली आपको सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। बट ये वाली बात सही है कि दे वर पावरलेस टू अपहोल्ड द लॉ, सेफ्टी प्रोवाइड कराने की कोशिश तो कर रहे हैं, राजा बने ही इसीलिए, बट उनके पास उतनी पावर नहीं होती थी कि वो उस लॉ को मतलब रूल रेगुलेशन को फॉलो कर पाए, मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, किनशिप की जरूरत हुई कि भाई अब इस टाइम पे किनशिप की जरूरत है, मतलब राज सत्ता की जरूरत है, जो प्रॉपर तरीके से, मतलब एक होता है ना प्रॉपर, मतलब कि जिसको कोई काट ना सके, उनकी बातों को आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। अब आती है स्टेट क्राफ्ट की बात। तो बृहस्पति स्टेट क्राफ्ट के बारे में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देयर कैन बी नो ऑर्डर विदाउट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। एक बात बताओ, अगर आप अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अथॉरिटी को फॉलो अप नहीं करोगे, तो इनके ऑर्डर को भी कोई नहीं मानेगा। सिंपल सी बात है, अगर अथॉरिटी इतनी दमदार है कि आपको डर है, आपको, और इवन अगर डर भी नहीं है तो एक रिस्पेक्ट के जोन में भी जाकर आप क्या करते हो, उनके ऑर्डर्स को फॉलो अप करते हो, ठीक है। तो वो उसकी बात करते हैं, अगर ये एब्सेंस है, मान लो कि अथॉरिटी नहीं है कोई, या फिर अथॉरिटी है पर कोई उसको वैल्यू नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उसकी बात नहीं सुन रहा, तो ऐसे में क्या होगा, लोग लड़ेंगे आपस में, ठीक है। लोग क्या करेंगे, मतलब जितना भी जैसे ऑब्लिगेशन वगैरह है वो फॉलो अप नहीं करेंगे, लोग क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से सोचेंगे, सेल्फिश हो जाएगी, ठीक है। ये बात सही है, जो पावरफुल प्रे है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो हेल्पलेस है उनसे प्रॉफिट कमाएगा और उनको क्या करेगा, दबाएगा। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि जो शक्तिशाली है वो जो असहाय लोग हैं उनको दबाएंगे, ठीक है, उनसे लाभ उठाएंगे, उनका नुकसान करते रहेंगे, पर अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्या होगा, लोग अपनी ऑनरशिप क्लेम करने लग जाएंगे हर चीज पर, सब कुछ मेरा, क्योंकि सेल्फिशनेस आ रही है ना कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मतलब आप पावरफुल हो तो आप सब कुछ छीन सकते हो, तो ये वो वाली चीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है स्टेट का, ठीक है, उसको इलस्ट्रेट किया बृहस्पति ने, उन्होंने वही कहा कि भाई इसको ग्रेस्प करने की जरूरत है, अप्रिशिएट करने की जरूरत है करंट टाइम के इकोनॉमिक सिनेरियो। करंट टाइम मतलब मैं आज के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, उस टाइम की बात कर रही हूँ जिस टाइम पे बृहस्पति थे, जिस टाइम पे वो बोलते थे, उनके थॉट प्रोसेस थे, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो हम इस टाइम पे अभी इस सेंचुरी में ना बैठकर अपन बिल्कुल वहां पहुंच जाए जब बृहस्पति जिस टाइम पर अपनी सारी चीजें इंपार्ट कर रहे थे, नॉलेज इंपार्ट कर रहे थे, ठीक है। बृहस्पति ने अपने आइडियाज दिए, उन्होंने बताया कि स्टेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये बात सही है कि देखो एक स्टेट को ना जीवित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेदर देन स्टेट ऑफ माइंड। मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक स्टेट को क्रिएट कर दिया कि लो ये मैंने स्टेट क्रिएट करके छोड़ दिया, ठीक है। आपको इसको लिविंग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसको लिविंग बनाओगे तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, ठीक है, टाइम चेंज होने के साथ साथ आप क्या करोगे, इसमें भी चेंज करोगे, जो भी रूल रेगुलेशन है, ठीक है, रूल रेगुलेशन है या फिर लॉ है, आप उनको चेंज करोगे सिचुएशन या टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात सही है कि जब इसका ओरिजिन हुआ, जो भी इसकी फंक्शनिंग है स्टेट की, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और देखो एक बात और कि यहां पर इन्होंने बृहस्पति ने क्या किया है, 7 सेपरेट लिम्स या फिर प्रकृति
के बारे में बताया। मतलब एक स्टेट के लिए बेसिकली कितने उन्होंने बताया, 7 प्रकृति होनी बहुत जरूरी है। अभी 7 प्रकृति कौन सी है, किसकी बात हो रही है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मनु ने भी इसके बारे में बात किया, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कौटिल्य ने भी बात किया इसके बारे में। किसके बारे में, सप्तांग थ्योरी के बारे में, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हो कि ये सप्तांग थ्योरी यहाँ लिखी हुई है। तो मनु और जो कौटिल्य है दोनों बात करते हैं सप्तांग थ्योरी के बारे में। इसके अलावा बृहस्पति ऑल्सो टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो उनकी भी राइटिंग में आपको मिलता है इसके बारे में। तो पर उन्होंने सप्तांग की जगह 7 प्रकृति बोला है इसको, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ब्रीफली इवेल्युएट करते हैं। राजा, देखो सबसे पहले वो कहते हैं राजा बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टेट के लिए। पर अब ये राजा आया कहां से, या फिर राजा का थॉट कहां से आया। देखो हुआ क्या था, सारी चीजें चल रही थी, बैकग्राउंड में वापस पहुंचो। जो मैंने आपको बताया था कि एक सोसाइटी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से रह रहा था, बट धीरे धीरे क्या होता है, करप्शन आता है, ईगोस्टिक आती है ह्यूमन में, सेल्फिशनेस आती है, ठीक है। तो लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को समझ में आता है यार भाई बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, आपस में सलाह मशवरा करके, ठीक है। फिर वो एक पर्सन को चूज करते हैं, और वो पर्सन कौन होता है, वो ऐसा माना जाता है कि वो ऑलरेडी गिफ्टेड होता है। मतलब इसको भगवान ने धरती पर भेजा है ताकि वो क्या करे, ये जो सिचुएशन है इसको ठीक कर सके और लोगों को क्या कर सके, स्वर्ग की ओर ले जाए। समझ गए, कहने का मतलब ये कि लोगों के भले के लिए भगवान ने ही राजा को धरती पर भेजा है। ये वाला थॉट, इसको बोलते हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, राइट। तो ये डिवाइन थ्योरी वाला हिसाब हो गया थोड़ा सा। वो बिलीव करते थे कि कोई भी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं होती जो अकेले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उतर पाए, ठीक है। बृहस्पति इस बात को शेयर करते हैं कि जो ट्रेडिशनल बिलीफ था ना, जो पुराना बिलीफ था क्या, कि ह्यूमन ग्रीडी हो गया, क्यूबिडिटी आ गई उसमें, ठीक है। जब आप देखोगे कि ये सारी चीजें आ रही हैं उसमें, तो अब ऐसे में क्या होता है कि एक स्टेट है यार, स्टेट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि स्टेट को बनाया किस लिए, सॉल्यूशन के लिए, जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट कर रही है कि ह्यूमन सेल्फिश हो गया है, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सेल्फिशनेस के चक्कर में क्या हो रहा है, जो बड़ा है ना, मतलब जो आप ये देखोगे जो पावरफुल है वो क्या कर रहा है, लेस पावरफुल को हार्म कर रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम राइट्स को प्रिवेल कर दे सोसाइटी में, कि हर किसी को इक्वली ही अधिकार मिले, किसी का कोई भेदभाव ना हो, हर कोई सिक्योर रहे, सेफ रहे। बृहस्पति ने राजा के थॉट को देखा क्या, कि राजा सबसे पहले सुप्रीम अथॉरिटी होता है, सबसे ऊपर कौन है, राजा है। अगर एक सोसाइटी को गवर्न कर रहा है तो कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। तो आपको राजा की सारी चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके हाथ होगी, राजा के हाथ होगी, ठीक है। ये बात सही है कि जब आप राजा को सुप्रीम अथॉरिटी मान रहे हो तो यार सीधी सी बात है, ये हाईएस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन है राजा की, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ भी नहीं होगा फिर। इसके अलावा बृहस्पति क्लेम करते हैं गॉड को। वो ये कहते हैं कि जो राजा है, ठीक है, मतलब उनको इस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा कि सोसाइटी में जितने भी रूल रेगुलेशन है, ऑर्डर है, लॉ है, आप इसको फॉलो अप करके चलोगे, ठीक है। उनका ये प्लान था कि अगर राजा को लगता है कि कोई भी पर्सन सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है कि सोसाइटी की जो भी हार्मनी है उसको मतलब इन डेंजर में डाल रहा है, खतरे में डाल रहा है, तो भाई राजा के पास ये पूरी अथॉरिटी कि वो क्या करेगा, पनिश कर सकता है उन लोगों को। क्योंकि पनिशमेंट के डर से ही तो क्या होगा कि लोग रूल रेगुलेशन को, ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये बात भी सही है कि मान लो कि राजा के खिलाफ भी, मतलब कभी कभी ऐसा भी होगा कि राजा के खिलाफ कुछ लोग क्या करेंगे, डिसओबीडियंस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या माना जाएगा कि अगर किसी भी पर्सन ने राजा की बात को काट दिया, राजा के अगेंस्ट चला गया, तो इसका मतलब वो किसके अगेंस्ट चला गया, सीधा सीधा भगवान के अगेंस्ट चला गया। क्योंकि राजा को किससे बिल्कुल वो कर दिया है, गॉड के समान मान लिया है ना, कि भगवान ने इनको भेजा है। कि खुद तो भाई भगवान डेफिनेटली हर जगह नहीं जा सकते, मतलब ऐसा उधर तब का थॉट था, समझ पा रहे हो। तो भगवान ने क्या किया, इस पर्सन को भेज दिया कि ठीक है मैं इसको भेज रहा हूँ, ये यहाँ पर क्या करेगा, पूरा रूल रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराएगा, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई पर्सन भगवान के अगेंस्ट जा रहा है, राजा के अगेंस्ट जा रहा है, तो भाई साहब उसको पनिशमेंट दी जाएगी सीधा सीधा, ठीक है। और ऐसे में राजा मर्ज करेगा अपनी सारी की सारी पावर को, मतलब जो भी इंट्रा कॉस्मिक गॉड्स, ठीक है, जितने भी मतलब वही देवी देवताओं के जो भी उसके, मतलब ऐसा कहा जाता है कि राजा के अंदर वो सारी पावर होती है, वो सारी शक्ति होती है, और इसीलिए उसको सुपर ह्यूमन कैरेक्टर माना जाता है राजा को, कि तभी उसको भगवान ने भेजा। मतलब भाई कुछ तो स्पेशल होगा कि भगवान खुद को भेज रहे हैं सारी मतलब शांति वगैरह स्थापित करने के लिए, ठीक है। अच्छा ये बात भी सही है कि कभी कभी क्या होता है कि राजा भी अपने धर्म से भटक जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली नथिंग इज एब्सोल्यूट वाली बात है ना, कि कुछ भी 100% नहीं होता। तो सेम ये वाली बात है कि जो राजा है वो भी कभी कभी अपने धर्म से भटक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों के पास राइट होता है कि भाई अगर वो उसको ऑब्लिगेशन कर रहे हैं तो ठीक है, इनकेस अगर वो गलत चीज कर रहा है राजा, या मतलब अपनी बात से भटक रहा है कि उसको जिस काम के लिए भेजा था वो काम नहीं कर रहा, तो लोगों के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो क्या कर सकते हैं, भाई लोगों का भी तो कुछ दायित्व है ना, क्या गलत चीजें फॉलो अप करेंगे ना, नहीं ना। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, मतलब आप राजा को प्रेशराइज करोगे अपने तरीके से, ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति बताते हैं बहुत हैवी स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज्यादा जोर देते हैं किसके ऊपर, कि जो रिक्रूटमेंट होती है आपकी फोर्सेस की, है ना, कि भाई जब आप अपने फोर्सेस को रिक्रूट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो रीजनेबल तरीके से की जाए, ठीक है। अगर कोई भी डिसओबीडियंस का कॉज आता है या फिर जिसकी वजह से मैन सफर करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, फिर राजा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट देखोगे जो अच्छा राजा होता है वो हमेशा गारंटी देता है कि भाई साहब मैं आपको हेवन तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। और जो बैड राजा होता है वो मतलब हेल तक जाता है, सिंपल
सिंपल। और ये जो डॉक्ट्रिन है, मतलब वही कि आप अच्छा काम करोगे तो आप हमेशा स्वर्ग में जाओगे और बुरा काम करोगे तो नरक में जाओगे, ये जो डॉक्ट्रिन है ये स्टैब्लिश की गई इस टाइम पे। राजा को रिक्वायर्ड था, राजा की एक मतलब धर्म था राजा का, क्या कि वो लोगों को सर्व करे, लोगों की सेवा करने के लिए आया है, पर बदले में वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, टैक्स या रेवेन्यू प्राप्त करेगा, क्योंकि उस रेवेन्यू से ही तो वो लोगों का भला करेगा ना, उस पैसे से, ठीक है। राजा ओनली थ्राइव व्हेन ही इज वर्किंग फॉर द पीपल। और यही वाली बात है कि राजा कब थ्राइव करता है, मतलब कब फलता फूलता है राजा, जब वो लोगों के भले के लिए काम करता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा एक वर्चुअस जो राजा होता है वो चैरिटेबल डीड्स को, मतलब वो भी जो भी धार्मिक काम होते हैं उनको बहुत करता है, लोगों के सेफ गार्ड के लिए, लोगों के वेल्थ के लिए बहुत काम करता है, उनकी ग्रोथ के लिए, वेल्थ के लिए, ठीक है। ये सारे काम एक राजा करता है। राजा जस्टिस देता है, राजा लव एंड चैरिटी को बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये सारी की सारी चीजें एक अच्छे राजा की निशानी है। जब राजा का सिलेक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है ना बहुत सिग्निफिकेंट बताया बृहस्पति ने। उन्होंने कहा कि जो आइडिया ऑफ पब्लिक इलेक्शन है, मतलब वही पब्लिक इलेक्शन के थ्रू क्या होता है, जो प्रेजेंट इन ओल्डर वर्क्स, मतलब आज के टाइम पर अगर आप पुराने तरीके से देखोगे, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, हम इलेक्शन वगैरह करके अपने किसको, मतलब अपनी अथॉरिटी को, टॉप मोस्ट जो अथॉरिटी होती है उनको चूज करते हैं, ठीक है। सेम ही कहते हैं कि पहले के टाइम पर भी यही होता था कि जो बृहस्पति है वो डाउन प्लेस करते हैं इसके सिग्निफिकेंस को। वही कहते हैं कि इलेक्शन कहीं ना कहीं उस टाइम पे होते थे, ठीक है, बट वही वाली बात है, जैसे शुरुआत में क्या थी, एनार्की थी, धीरे धीरे क्या हुआ, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट गए, फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई साहब हमें किसी एक पर्सन की जरूरत है। तो ऐसे में फिर लोगों ने रियलाइज किया कि एक कॉमन सुपीरियर को ढूंढते हैं जो हम सबके भलाई के लिए काम कर सके, और इस तरीके से इसकी स्थापना होती है, ठीक है। बृहस्पति सपोर्ट करते हैं मोनार्की को, वो कहते हैं मोनार्की होनी चाहिए, मतलब जो शाही शासन है उसको वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जितनी और जो चीजें हैं, मतलब और जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं किस चीज के लिए, स्टेट के लिए, वो उन सबको क्या करते हैं, थोड़ा सा उन सबसे दूरी बना के रखते हैं, उनसे परहेज करते हैं। जो बाकी की अदर स्टोरीज हैं या फिर थ्योरीज हैं, किस चीज के लिए, राजा के लिए, या फिर एक ओरिजिन ऑफ स्टेट के लिए कि स्टेट कैसे आया, और भी तो बहुत सारे थॉट है ना, हर कोई अलग अलग तरीके से कहता है, पर बृहस्पति उन थॉट्स को परहेज करके वो अपने जो थॉट्स हैं उनको ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। वेदर इट मैटर हु गवर्न इफ दे कैन अपहोल्ड लॉ, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो भी बंदा गवर्न कर रहा है, जो भी शासन कर रहा है, कि भाई साहब वो मतलब रूल रेगुलेशन को, लॉज को अपहोल्ड कर पाए, मेंटेन कर पाए रूल रेगुलेशन को, ऑर्डर्स को, ठीक है। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक या फिर रेडिकल तरीके से जितने भी काम हो रहे हैं उनको करने का, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोकप्रिय कब हो पाओगे, जब आप डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हो, और जहां जरूरत है वहां रेडिकल भी हो रहे हो। राजा से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गुड ऑफिशियल्स या रिचेस नॉलेज विद इन कंस्ट्रेंट फ्रेमवर्क, मतलब ऐसा उम्मीद की जाती है कि वो अच्छे अधिकारी के साथ धन ज्ञान, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसके पास अच्छे अधिकारी भी होने चाहिए, उसके पास अच्छा धन होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए एक राजा के पास, क्योंकि जब ये चीजें होंगी तभी वो क्या कर पाएगा, वो लोगों का भला कर पाएगा। अच्छा, इसके अलावा देयर आर इन डेप्थ रेफरेंस टू द प्रिंस अपब्रिंगिंग, हिज कॉर्नेशन एंड द राजाज ऑब्लिगेशन। कहने का मतलब क्या, कि वो कह रहे हैं राजकुमार की जो परवरिश है, जो राज्याभिषेक है, मतलब वो ऐसा होना चाहिए ताकि मतलब उसके अंदर ना राजा के गुण होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप किसी को भी उठाकर राजा बना दो, नहीं, उसके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो राजा है उसकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या, एक तो वो डिफेंस करेगा, मतलब आपका बचाव करेगा बाहरी आक्रमण से, एक्सटर्नल थ्रेट से, ठीक है। इसके अलावा राजा किसके अगेंस्ट होता है, मतलब थाइव्स एंड डकैट्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी चोर और जो आपके डकैत वगैरह होते हैं उनसे आपकी रक्षा करेगा। इसके अलावा और क्या, जो आपसे ज्यादा पावरफुल है उनसे भी आपको बचा के रहेगा। वर्णा सिस्टम को मेंटेन करेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सब अपनी ड्यूटीज को, अपनी पोजिशन को मेंटेन कर पाए। एक गुड रूलर के सपोर्ट में है बृहस्पति, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोट करता है एक राजा की, ट्रेड अच्छे से हो, कॉमर्स अच्छे से हो, एग्रीकल्चर अच्छे से की जाए, नेबरहुड के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे, सेफ गार्ड हो, एजुकेशन बहुत अच्छे से हो, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कही, ठीक है। नेक्स्ट आपका मंत्री परिषद। राजा अकेले कभी भी कुछ हैंडल नहीं कर सकता अपने बिहार पर, ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसकी, मंत्री परिषद की, कि मंत्रियों की हेल्प से वो काम करेगा, ठीक है। ये बात सही है कि मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे हम अपने पेरेंट्स को मानते हैं ना, मतलब कि वो ही करता धरता है, सेम ऐसे ही कि जो आपका मंत्री परिषद होता है वो राजा को ही अपने माता पिता सब कुछ मानेगा, ठीक है। और वो उन्हीं के मतलब क्या करेगा, उन्हीं के दिशा निर्देश पर सारी चीजें फॉलो अप करता है, मतलब राजा और मंत्री का रिश्ता बहुत अलग सा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो मंत्री परिषद है ये की कंपोनेंट है एक स्टेट का, मतलब एक स्टेट में मंत्री परिषद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मली अगर देखा जाए तो राजा की जो ड्यूटीज है उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है मंत्री, मतलब मंत्री ने जो ऑर्डर दिया, मतलब मंत्री को राजा ने ऑर्डर दिया, राजा ने कहा कि भाई मंत्री को ये काम होना चाहिए, तो राजा के ही ड्यूटीज को कौन परफॉर्म कर रहा है, आपका मंत्री परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। स्टेट कभी भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता बिना मंत्री परिषद के। मान लो कोई ऐसा स्टेट है जहां मंत्री ना हो, तो वो कभी भी स्टेट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है राजा के साथ किसका, मंत्री परिषद का। ये बात सही है कि बृहस्पति सूत्र में इसके बारे में बताया है
और ये भी बात सही है कि वर्ण को बहुत ज्यादा प्रमुख मतलब डोमिनेंट रूप में माना है। ये बात बोली गई है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो किस में रहते हैं, मतलब वर्णा सिस्टम में आप देखोगे सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है वो कौन है, आपके ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। तो जो ब्राह्मण्स हैं उनके लिए बोला गया कि ये हाईएस्ट होते हैं और मोस्ट एमिनेंट होते हैं, मतलब वही कि इनकी प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा ऊपर रखा है किसने, बृहस्पति ने। बृहस्पति इस बात को बहुत ज्यादा क्लियर करते हैं कि जो लोग हैं जो लोएस्ट वर्णा के हैं, मतलब जो नीचे ये नीचे के 3 वर्णा वाले लोग हैं, इनको आप मंत्रिपरिषद के पोस्ट के लिए क्या नहीं कर सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्र। राष्ट्र के बारे में इन्होंने बोला कि ये 3rd कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब पहला था राजा, ठीक है, सेकंड था मंत्रिपरिषद, 3rd है आपका राष्ट्र, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, भाई एक टेरिटरी तो है ना जहां पर आप बैठकर शासन कर रहे हो या चीजें कर रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है कि वहां की इकोनॉमी है जो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत इंटीग्रेटेड रहे, ठीक है। ये बात सही है कि राष्ट्र में अगर एक सॉलिड इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होगी तो एक राष्ट्र बिल्ड नहीं कर पाएगा। तो बृहस्पति का ये बिलीफ है क्या कि एक परफेक्शन स्टेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए लैंड की, ठीक है, जो कि एक राष्ट्र को क्या करेगा, जोड़ कर रखेगा, समझ गए। इसके अलावा वो कहते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट की बात होती है कि बृहस्पति हमेशा कहते हैं, या फिर आप देखोगे व्यास भी, ठीक है, इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं क्या, कि चाहे कुछ भी हो जाए एक स्टेट कैसा होना चाहिए, वेलफेयर, मतलब समाज की भलाई के लिए ही काम करना चाहिए। इसके अलावा आप ये नोटिस करोगे, देन इट सीम्स टू रीजन that the state should be constrained by the circumstances that gave rise to it। कहने का मतलब यह है कि वो ये कहते हैं कि राज्य को उन परिस्थितियों से विवश होना चाहिए जिससे उन्हें जन्म दिया। कहने का मतलब ये कि राजा को हम किस लिए लाए हैं, राज्य को किस लिए लाए हैं, मतलब स्टेट किस काम के लिए आया है, ठीक है, राजा जिस काम के लिए आया, मतलब जिस काम के लिए आपने इन लोगों को अपॉइंट किया, फिर इस चीज को बनाया, आपने स्टैब्लिश किया, उस चीज को हमेशा ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोष और ट्रेजरी। देखो यार सही, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है। तो कोष और ट्रेजरी बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है स्टेट क्राफ्ट के लिए, ठीक है। बिना वेल्थ के कभी भी कोई भी किंगडम स्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा या एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, भाई बचेगा ही नहीं वो, सिंपल, ठीक है। डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए, ट्रेड के प्रमोशन के लिए, स्टेट की लॉयल्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास क्या हो, कोष हो, पैसा हो, ट्रेजरी हो, ठीक है। इसके अलावा जो किंगडम है, ठीक है, उसको ओवर रन किया जाता है इफ मनी इज नॉट सिक्योर्ड। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो दुश्मन होंगे वो कहीं ना कहीं आकर क्या करेंगे, आप पर हमला करेंगे या फिर आपको ट्रबल में डालेंगे, ठीक है। बृहस्पति प्रोवाइड करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को, बताते हैं किस तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जो इनकम की स्ट्रीम है ना, आपको इसको हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। वो पूरा ग्रेजुएट टैक्स का जो सिस्टम है वेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो पूरा एक सिस्टम सेटअप करके देते हैं, बताते हैं कैसे आपको इसको फॉलो अप करना है, ठीक है। बृहस्पति जो है वो ट्रेजरी को सबसे टॉप पे मानते हैं। एक स्टेट की जो इकोनॉमी होती है उसकी हायरार्की में सबसे ऊपर क्या है, ट्रेजरी है, मतलब पैसा ही है, ठीक है। वो इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं, वो कहते हैं ये जो मर्ज हुआ वो किससे हुआ, इसमें एग्रीकल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके साथ साथ फाइनेंशियल डिवीजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और ये चीजें आपको हेल्प करती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करने में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी तो काम कब करेगा, जब उनके पास पैसा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे रिप्रेजेंटेटिव में उन्होंने किसका नाम दिया है, धनाधिक्षा, ठीक है, इसको हायर किया जाता है, पोस्ट है, ठीक है। अदर थिंकर भी इसके बारे में सोचते हैं, जैसे बृहस्पति खुद इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि वेल्थ ही सब कुछ है, मतलब सारी की सारी एक्टिविटी पैसे के थ्रू होगी, अगर पैसा ही नहीं है तो आप एक सिंगल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पब्लिक ट्रेजरी को मतलब क्या करोगे, मजबूत बना के रखोगे, इसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। मतलब आपके पास आज प्रेजेंट सिनेरियो के लिए तो पैसा होना ही चाहिए, इसके अलावा फ्यूचर के लिए भी पैसा होना चाहिए, ताकि मतलब इन फ्यूचर कोई युद्ध हो जाए या कोई एकदम से मतलब कोई ऐसी महामारी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ताकि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने लोगों को बचा पाओ, चीजें कर पाओ, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो टैक्स के फ्रेमवर्क को बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं कि उसका कलेक्शन, वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं कि एक पर्सन का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होना चाहिए उसकी फैमिली के बीच में, उसके क्लोज फ्रेंड के बीच में, बृहस्पति के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस पर उन सबका भी हक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कह रहे हैं, बृहस्पति असर्ट करते हैं 3 एलिमेंट, मंत्र गुना, अर्थ गुना, मतलब अर्थ गुण कह लो वैसे तो, ठीक है, मंत्र गुण, अर्थ गुण और ये तीसरा वाला आपका क्या है, बेसिकली सहाय गुण, ठीक है। ये कहते हैं कि इन तीनों को साथ में लाकर आप क्या कर सकते हो कि इफेक्टिव ऑपरेशन चला सकते हो और एंटायर राष्ट्र सिस्टम को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपने राज्य को चलाने के लिए आपको इन सब चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा। बृहस्पति एडवोकेट करते हैं कैसा एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन करेगा स्टेट के नॉर्म्स और रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेट को फॉलो अप करना पड़ेगा, जितने भी नॉर्म्स है, जितने भी रिचुअल्स हैं उसके हिसाब से काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्थ। अब देखो वर्थ में क्या है, आन्विशकी, ठीक है, वेद त्रयी,
वार्ता, दंड नीति, ये 4 स्कूल ऑफ थॉट है जिसको बृहस्पति बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बृहस्पति कहते हैं कि मतलब अपनी स्मृति में कहते हैं कि ये बात बहुत सही है कि जब आप रिसर्च करते हो इन सारी चीजों की तो हर चीज का ना एक सही टाइम होता है, ठीक है, और आप जब उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हो तो नक्षत्र बोलते हैं डे कि किस डेट पर किस तारीख को वो चीज होनी चाहिए, किस समय पर वो चीज होनी चाहिए, वो आपके इसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत, वर्थ के अंतर्गत, ठीक है। जो इकोनॉमिस्ट है वो रिकॉग्नाइज करते हैं जैसे अपने इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को, इकोनॉमिक कंपोनेंट को, ठीक है, विच इज वाई वर्थ द थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉज गिवन अ पोजिशन। और इसीलिए जो ये वर्थ है, ये जो पोजिशन है दी ही इसीलिए गई है ताकि क्या हो कि जो भी जैसे मान लो थियोरिटिकल एस्पेक्ट है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो भाई उसको एक पोजीशन दी जाएगी, उसको एक फॉलोअप किया जाएगा, उसको एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको फॉलोअप कर रहे हैं, राइट। तो एक टाइम है, हर चीज का एक डेट है जिस पर ये चीज फॉलोअप कर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका द मॉरल प्रिसेप्ट्स स्ट्रांगली अफेक्टेड बृहस्पति इकोनॉमिक डिसीजन। ये बात सही है कि जो नैतिक उपदेश है, ठीक है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा क्या होता है, कभी कभी इफेक्ट हो जाता है जो आपके इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं। तो वो कहते हैं राजा को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का कि जब आप अपने मतलब इम्पोजिशन कर रहे हो सीवियर टैक्सेस का, क्योंकि बहुत सारे टैक्स लगा रहे हो अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि ऐसे में क्या होगा, क्योंकि देखो ग्रो तो होंगे सम ऑफ रिचेस विच फाइनली कल्मिनेट इन हिज नेशन डिमाइज। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस बीच भी पनप जाएंगे, बहुत रिच होते चले जाएंगे, और ऐसे में फिर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपके नेशन को डिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज को बचा के हमेशा रखना पड़ेगा एज अ किंग, एज अ राजा, ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति व्यू करते हैं क्या, टैक्सेशन सिस्टम के लिए वही कि सक्सेसफुली कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बजटरी स्ट्रेटेजीज के थ्रू, क्योंकि बजट अगर प्रॉपर होगा तभी चीजें हो पाएंगी, ठीक है। बृहस्पति अपोज करते हैं हाई टैक्सेस को कि भाई एक तरफ तो आप हाई टैक्सेस लगाने की बात करो कि हाँ भाई हाई टैक्सेस होने चाहिए, बट इसके अलावा ये भी देखना है कि आपको हाई टैक्सेस के साथ साथ वो किसको फेवर कर रहे हैं, वो फेवर कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बराबर होनी चाहिए। तो टैक्सेस ऐसे हो जो फेयर टैक्सेस हो ताकि स्टेट इसको क्या कर सके, कॉफर कर सके, मतलब अपने खजाने को भी भर सके साथ साथ, और साथ साथ लोगों को भी ट्रबल में ना आए, ठीक है। तो इस चीज की बात होती है। नेक्स्ट है आपका जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। इसके बारे में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो जस्टिस है भाई बहुत ज्यादा क्रूशियल है, एक राजा का फ्यूचर डिटरमाइन करता है। मान लो एक ऐसा राजा जो न्याय ही नहीं देता तो वो कभी दोबारा राजा नहीं बन पाएगा या फिर एक अच्छा राजा नहीं कहलाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक राजा के फ्यूचर के लिए भी कि वो इन क्रूशियल एस्पेक्ट्स पर ध्यान दे कि अपने राज्य में क्या करे, सबको न्याय प्रोवाइड कराए, ठीक है। और ये बात सही है जो भी लॉ है स्क्रिप्चर्स है उनको फॉलो अप करें, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो डिसओबे कर रहा है, ठीक है, तो मतलब चाहे कोई उसका खुद का बहन भाई भी होगा ना तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा पनिशमेंट देने से। मतलब राजा का कोई वो नहीं रहता कि इसमें कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दोगे, बख्श दोगे, नहीं। मतलब अगर गलत किया तो गलत किया, चाहे आपके बहन भाई हो, आपके खुद का फैमिली का कोई भी मेंबर होगा, आप उसको भी पनिशमेंट दोगे ही दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द रूल ऑफ क्राइम डिटेक्शन। देखो ये वाली बात भी सही है कि अगर कोई क्राइम हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है, तो भाई उसके पूरे एविडेंस गैदर किए जाएंगे, ठीक है, पूरा विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा, मतलब एक प्रॉपर जैसे आज के टाइम पे होता है सेम वैसे ही कि हर चीज का सबूत चाहिए, सारी चीजों को आप डेप्थ में कवर करोगे कि ऐसा ना हो जाए कि कोई भी फैसला मतलब इस तरीके से हो जाए कि बाद में लगे कि यार अन्याय हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए। तो डिसीजन पूरा का पूरा केयरफुली एग्जामिन करके पूरे आर्ग्यूमेंट सुनकर दोनों साइड के देन ही क्या किए जाएंगे, उन फैक्ट्स को प्रूफ किया जाएगा और फिर न्याय दिया जाएगा, ठीक है। राजा के कोर्ट में ये बात सही है कि जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेनाकल, कहने का मतलब ये है कि सर्व किया जाता है कि भाई चाहे जो हो जाए, जो लोअर कोर्ट है उसको अथॉरिटी है कि वो फ्रेश केसेस को सुन सकता है, ठीक है, रिविजिट कर सकता है प्रीवियस वंस को भी अगर जरूरत पड़ रही है। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है वो भी हेल्प करेंगे, अगर उनको लगता है तो वो रिव्यू कर सकते हैं किसके साथ, टॉप कोर्ट के साथ। ये बात सही है कि हमेशा एविडेंस देखा जाएगा, अपॉर्चुनिटी फॉर क्वेश्चनिंग, कहने का मतलब ये कि आपको मौका दिया जाएगा, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाएगा, ठीक है। आपको लगता है टाइम के हिसाब से कोई न्यू एविडेंस आपको प्रोड्यूस करना है, आप वो भी कर सकते हो। क्रॉस एग्जामिनेशन होगी विटनेस के साथ, ओथ दिलवा के सारे काम किए जाएंगे। मतलब जो चीज आज के टाइम पे होती है सेम ये चीज पहले से चलती आ रही है, तभी हम आज फॉलो अप कर रहे हैं। समझ पा रहे हो आप इस बात को, ताकि अन्याय ना हो किसी के साथ किसी भी कीमत पे। भले ही मतलब हालांकि एक अलग डिबेट हो जाती है कि भले ही न्याय मिलने में देर हो जाए पर अन्याय नहीं होना चाहिए, इसकी एक अलग डिबेट हो सकती है डेफिनेटली कि मतलब ये कैसा न्याय है कि जब 10-10 12-12 साल तक वो चीज हो नहीं पा रही और वो इंसान भी चला गया तब वो चीज हो रही है, डेफिनेटली उसका कोई वर्थ रहता नहीं है, पर एक अलग डिबेट है। पर कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो आप कि अन्याय नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ये इस टाइम पर बोला गया, कब, बृहस्पति वाले टाइम पे। बृहस्पति सजेस्ट करते हैं ऐसे मेथड को जो प्रोपोर्शनेट करता है पनिशमेंट को। कहने का मतलब है कि टाइम के हिसाब से अगर जरूरत पड़ रही है तो आप पनिशमेंट दोगे, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपको कि जो आपका वर्णा सिस्टम है आप उसको सेट आउट करके रखोगे, आप उसके ऑब्लिगेशंस को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा नो वन इज अबव द लॉ, चाहे कुछ भी हो जाए कानून से ऊपर कुछ नहीं है। तभी शुरुआत में लिखा था कि भाई साहब किंग का अगर मतलब राजा का भाई होगा, बहन होगा, पेरेंट्स होंगे, कोई भी होगा, उसका बच्चा होगा, भाई साहब उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है कि कितने भी स्ट्रांग होंगे आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉ से हमेशा आप नीचे ही रहेंगे, लॉ सबसे ऊपर है। वर्ण और जो रैंक है
वो डिटरमाइन करेगी पनिशमेंट किस तरीके की एडमिनिस्टर की जाए। हालांकि ये चीज थोड़ी सी होती थी कि पनिशमेंट थोड़ी सी डिवाइडेड थी कि अगर जो ऊपर वाला वर्ण है उसके लिए थोड़ी अलग पनिशमेंट है, नीचे के लिए थोड़ी अलग है, ठीक है। तो ब्राह्मण्स जो है वो मतलब उनको थोड़ा सा बेटर ट्रीट किया जाता था अदर वर्णा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब हमें लग सकता है, बट ये हम उनके थॉट पढ़ रहे हैं तो अपन इसको नॉर्मल पढ़ेंगे, राइट। अब देखो यही वाली बात है कि थोड़ा थोड़ा सा क्या था, थोड़ी सी पार्शियलिटी भी थी। जैसे डेथ पेनल्टी कभी भी इम्पोज नहीं की जाएगी ब्राह्मण्स के ऊपर, ठीक है। ये बात सही है कि कटिंग ऑफ वंस हैंड एंड एक्साइल फ्रॉम द रियल्म वुड बी वर्स पनिशमेंट फॉर हिम। मतलब वो यही कहते हैं कि किसी किसी का मतलब एक होता है ना, किसी के हाथ काटना, दायरे से निर्वासन, मतलब उसके लिए सबसे बुरी सजा होगी कि अगर आप किसी का हाथ कट कर देते हो तो, ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति कंसीडर करते हैं 4 तरीके के अलग अलग क्या होते हैं, रेट्रीब्यूशन होते हैं। मतलब आप वार्निंग दे सकते हो, ठीक है, कि अगर लगता है आपको तो भाई आपने किसी को वार्निंग दे दी, डिसऑनर कर दिया, टू रिमाइंड इंडिविजुअल ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस, कि हाँ अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा आपने उसको मतलब उसके दायित्व याद दिला दिए, ठीक है। इसके अलावा पेनल्टीज लगा दी, कभी कभी डेथ पेनल्टीज भी दे दी, ठीक है, ताकि ये चीज शो करे, ताकि लोगों में डर फैले, ठीक है। राजा का जो कोर्ट है उसके पास ही हमेशा अथॉरिटी होती है, लास्ट 2 वाइल द अदर कोर्ट हैड जुरिस्डिक्शन ओवर द फर्स्ट 2। कहने का मतलब ये कि जो आपके मतलब राजा होते हैं, राजा की अदालत के पास पिछले जो 2 हैं, मतलब ये जो लास्ट के 2 हैं, कौन कौन सी, पेनल्टी और डेथ पेनल्टी, उनका होता है, ठीक है। जो उससे नीचे वाली अदालत होती है वो क्या करती है, वो ऑब्लिगेशंस या वार्निंग वगैरह देकर छोड़ देती है। तो ये चीज याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो ये 4 कैटेगरी है या फिर जो 4th कैटेगरी है, ठीक है, फिजिकल सफरिंग एंड टॉर्चर इन एडिशन टू द डेथ पनिशमेंट। वो कह रहे हैं डेथ पनिशमेंट के अंदर फिजिकल सफरिंग और टॉर्चर भी शामिल था। तो मतलब फिजिकल सफरिंग भी दी जाती थी और टॉर्चर भी किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये देखो तो ये एक स्टेप बैकवर्ड था क्या, कि जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, उनको मतलब एक तरीके से अलग से अथॉरिटी शेयर थी टू पनिश द राजा। अगर जरूरत पड़ती है तो जो ब्राह्मण है वो राजा को दंडित करने का अधिकार साझा करता है। मतलब अगर राजा अपने पद से थोड़ा सा भटकता है या फिर अपनी चीजें उस तरीके से नहीं कर रहा है जिस काम के लिए उसको करा है, तो जो वर्णा सिस्टम है, जो टॉप मोस्ट है कौन है, ब्राह्मण से, तो उनको ये अथॉरिटी है। हालांकि हमें सुनने में बहुत गलत लगता है और लग सकता भी है, ये हमारे इंडिविजुअल थॉट है, पर हम अपने इंडिविजुअल थॉट नहीं डालेंगे ना, आप ना मैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम बृहस्पति के थॉट्स पढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति ने जो बृहस्पति स्मृति है, ठीक है, उसमें मेंटेन किए गए हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे में, एंशियंट इंडिया में कि किस तरीके से हायरार्की होती थी, ठीक है। जैसे फैमिली कोर्ट्स हो गए वो बॉटम में होते थे, राजा टॉप में होता है, ठीक है। फैमिली आर्बिट्रेट जो भी आर्बिट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, वो लीस्ट इफेक्टिव होते हैं, मतलब उनको कम से कम प्रभावी होते हैं, ठीक है। जो कोर्ट के जजेस होते हैं वो नेक्स्ट हायर कोर्ट में, मतलब वही वाली बात हो गई कि आप जैसे मान लो आपका लोअर कोर्ट का कोई जज है या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, दोनों में यार बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा डेफिनेटली, ठीक है। ये बात सही है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट होगा चीफ जस्टिस वहीं पर होगा मेनली, क्योंकि वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, राइट। तो इसी तरीके से वो है, और जिसको आज के टाइम पे जैसे हम इसको चीफ क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस कह देते हैं, ठीक है। उस टाइम पर इसको क्या कहते थे, प्राधिवाक, ठीक है, या फिर क्या कहते थे, अध्यक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये राजा होता था कोर्ट का, कौन, जिसको आज के हम टाइम पे चीफ जस्टिस कहते हैं, ठीक है। राजा के पास ये अथॉरिटी होती थी कि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको देखे। जैसे कि अगर लोएस्ट कोर्ट में अगर कोई भी चीज कंट्रोल हो पा रही है, ठीक है, तो माइनर वन वहां अपना कर सकते हैं, ठीक है, कि अपना भाई सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। ईच हायर कोर्ट जजमेंट सरपास्ड दैट द लोअर कोर्ट। और वही वाली बात हो गई कि अगर लगता है कि लोअर कोर्ट से कोई भी चीज कहाँ जा रही है, हायर कोर्ट में जा रही है, तो वो उनकी जजमेंट सरपास्ड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है आपका नेक्स्ट, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम करेंटली कंसिस्ट ऑफ अ हायरार्की कोर्ट अरेंज ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल। आज के टाइम का जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वही मैं आपको बता रही हूँ कि वो सिमिलर प्रिंसिपल पर फॉलो अप हो रहा है। मतलब छोटे से बड़ा, मतलब हमारे यहाँ पर हायरार्की इस तरीके से बनती है ना, पहले सबसे छोटे कोर्ट है, ये छोटे 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 छोटे, फिर ऊपर जाकर कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट बैठा है। तो सेम यही कि गाँव में छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, ठीक है, या फिर आप अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहीं पर मुंसिफ बोला जाता है, सिविल जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, हाई कोर्ट, फिर लास्टली सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसको रिप्लेस किया जाता था राजा के कोर्ट के नाम से, कि राजा का कोर्ट यही होता था, बिना इसको रियलाइज किए लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स। मतलब इस चीज को, मतलब ये ऐसी चीज है जो फॉलो अप होती जा रही है बहुत लंबे टाइम से। तो इस चीज को हम ये नहीं कह सकते इंस्टेंट अभी क्रिएट हुई, हम जो आज के टाइम पर फॉलो अप कर रहे हैं हम बहुत पुराना क्या कर रहे हैं, अपना मतलब जो भी प्रिंसिपल है या फिर इस वाली जो थ्योरी है इसको, कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज पर जोर दिया जाए कि जो फैमिली के जजेस हैं उनका इंस्टीट्यूशन किस तरीके से, जैसे जॉइंट फैमिली हो गई विच माइट इंक्लूड 4 जनरेशन सर्व्ड एज द बेसिक सोशल यूनिट। कहने का मतलब है कि अगर कोई जॉइंट फैमिली है तो उसके आप ये देखोगे बेसिकली 4 पीढ़ियां शामिल हो जाती हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसमें शामिल होकर अपने आप को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉवरेंस जो है, संप्रभु हैं, वो भी सर्व कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जस्टिस के सोर्स आपको यहीं से निकल के आते हैं, ठीक है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सॉवरेनिटी, क्योंकि इंडियन की लीगल थ्योरी में ये सॉवरेनिटी कि हम अपनी खुद के मालिक हैं, हम खुद एबल हैं डिसीजन लेने के लिए, वी डोंट वांट कि कोई बाहर से आए और इसमें
क्या करे, हमें एडवाइस दे या इंटरप्रिटेशन करे, ठीक है। तो ये उसकी बात हो गई। थ्योरी वॉज एबिलिटी टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड इम्पोज पनिशमेंट। ये वो वाली चीज है कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप खुद से क्या कर सकते हो, जस्टिस दे सकते हो और खुद से पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है, अगर आप देखोगे सोर्स ऑफ जस्टिस में, तो राजा को इनिशियली एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जस्टिस देगा एक पर्सन को, ठीक है, और ये बात सही है कि लॉ के अकॉर्डिंग ही फॉलो अप करेगा। दैट इज ट्रू कि ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हो। राजा हमेशा ऐसा माना जाता है कि हाईली रिग्रेस है, क्योंकि जुडिशियल जो भी कंडक्ट किया जा रहा है, जो भी स्टैब्लिश किया गया है, उसको राजा फॉलो अप कराएगा चाहे जो हो जाए, ठीक है। राजा अप्रोच करेगा कोर्ट रूम को, क्योंकि जहां भी उसको लगेगा कि हाँ भाई, मतलब जहां भी जरूरत पड़ रही है कि भाई अगर उसको अदालत कक्ष में जाना चाहिए तो वो जाएगा। सारी चीजें, मतलब एक होता है ना कि राजा हमेशा फेस, जो राजा का होगा जिस टाइम पे वो न्याय दिला रहा होगा, वो ईस्ट की तरफ उसका फेस होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुन रहा होगा लोगों के केसेस को, ऐसा नहीं कि बस प्रिटेंड कर रहा है, नहीं, वो अच्छे से इन्वॉल्व है उसमें, सुन रहा है, ठीक है। वो चीफ जस्टिस की एडवाइस ले रहा है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, चीफ जस्टिस से ऊपर फिर राजा हो जाता था। आज के टाइम पे क्या है, चीफ जस्टिस सबसे ऊपर है, राइट। तो ये वाली चीज हो गई। फिर जजेस, मंत्री परिषद, ठीक है, ब्राह्मण्स हो गए, इन सबकी भी क्या करते थे, काउंसिल्स हो गए। कोई भी एक्शन लेने से पहले इन सबसे सलाह मशवरा करके देन फिर वो एक डिसीजन पे पहुंचता था, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि उसका अकेले का जो थॉट हो गया वो उसने फॉलो कर लिया ना, वो क्या करेगा, एडवाइस लेगा सबसे, ठीक है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रिटी इज अ वर्च्यू ऑफ द जुडिशरी। देखो अब बृहस्पति ये कहते हैं कि जजेस को अपने डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप विदाउट कंसिडरिंग पर्सनल गेन, मतलब मान लो कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी फैमिली आपके सामने आ गई जिनके साथ आपकी कभी झड़प हुई होगी, पर बीइंग राजा, राजा होने के नाते आप अपने पर्सनल गेन वगैरह को या कुछ बायसनेस को कभी नहीं लेके आओगे, या फिर आप ये सोचोगे तो मेरा बहुत प्यारा है, इनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं, इसको थोड़ी कम पनिशमेंट दे दूं, नहीं, आप बायस्ड नहीं होगे बिल्कुल भी। जो भी स्टेप है आप वही फॉलो करोगे जो टेक्स्ट में फॉलो अप होते आ रहे हैं, ठीक है। रेट्रीब्यूशन फॉर करप्शन, ये बात सही है, करप्शन के बहुत ज्यादा खिलाफ वाली बात है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता था करप्शन बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम था उस टाइम पे। सारी अथॉरिटीज चीज को क्या करती थी, एग्री करती थी कि एक डिसऑनेस्ट जो जज है, ठीक है, अगर वो मतलब कोई ऐसा जज जो डिसऑनेस्ट हो जाता है, बायस्ड हो जाता है, तो फिर वो क्या है, उसको हार्श से हार्श पनिशमेंट दी जाएगी जो पॉसिबल होगी उस टाइम पे। बृहस्पति के अकॉर्डिंग जो जज है, जो मान लो घूस ले रहा है, कोई ब्राइब ले रहा है या फिर इनजस्टिस कमिट कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये वो वाली बात है कि उसको ना एक्साइल कर देना चाहिए, मतलब उसको बिल्कुल निर्वासित कर देना चाहिए, किंगडम से ही बाहर कर देना चाहिए, ठीक है। एंटायर जो स्टेट है वो पूरा डिसऑनेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि तो ऐसे में फिर भाई पूरा राज्य खराब हो जाएगा, इसलिए राजा को ही बाहर कर दो। बृहस्पति ये कहते हैं जजेस जो नॉलेजेबल हैं, धर्मशास्त्र की नॉलेज रखते हैं, ठीक है, वो विटनेस की तरह काम करते हैं, वो प्रमोट करते हैं ट्रुथ को, ठीक है, ड्राइव करते हैं डिसेप्शंस को, कि मतलब लोगों के माइंड से बात निकलवाते हैं, उनके साइकोलॉजी के साथ खेलकर। मतलब कोर्ट में भी तो यही होता है ना कि जो आपका वकील है वो आपकी साइकी के साथ खेलता है और आपसे निकलवा देता है, आपको इतना इरिटेट कर देता है कि आपसे सच निकलवा लेता है वो, ठीक है। तो वाली चीज हो गई। नेक्स्ट है आपका इंटर स्टेट रिलेशन। बृहस्पति रिमार्क करते हैं इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में कि बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट दिया इन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर। इन्होंने बताया कि किंग किस तरीके से डायरेक्टली टैलेंटेड डिप्लोमेटिक मेथड के साथ क्या करता है, एनिमी को क्या करता है, मतलब उसको डील करता है, समझ गए। इसके अलावा द रियल्म ऑफ इवन अ माइटी किंग कैन बी ट्रबल्ड बाय एन एडवर्सरी। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एडवर्सरी होते हैं, आपके विरोधी होते हैं, उसके थ्रू भी आपको क्या होता है, थोड़ा बहुत ट्रबल कराया जाएगा, जैसे मतलब रेफ्यूजीज भेज दिए जाएंगे आपके फोर्ट में, ठीक है, भले ही वो मतलब चाहे आर्म डोज पे या फिर एक भले ही घोड़े पे चल के आए वो, मतलब कौन, जो आपका एडवर्सरी है, मतलब आपको परेशान करने के लिए। इसके अलावा ही शुड नॉट ट्रस्ट द एनिमी इवन आफ्टर साइनिंग अ ट्रीटी। वो एक बात बहुत कहते हैं कि जो आपका दुश्मन है ना, आपने अगर उसके साथ कोई ट्रीटी साइन कर भी लिया ना, तो भी भाई साहब आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते आंख बंद करके, ठीक है। धर्म विजय का जो मेथड है वो उसको फॉलो अप करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आप नॉर्मली एक ट्रीटी साइन करो, आप कोशिश करो। एक रूलर का ये एक स्टेज होती है कि वो अल्टीमेटली डिमाइज करेगा इफ ही विंस अ बैटल बाय टर्निंग टू अधर्म। मतलब वो ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक शासक के लिए कि अपने अंतिम टाइम के लिए, मतलब वो एक ऐसा मंच तैयार करता है जहां उसको लगता है कि अगर जरूरत पड़ी ना, अगर उसको जीतना है, तो कभी कभी वो अधर्म का भी यूज करेगा, पर अपने लोगों को सफर नहीं कराएगा, समझ पा रहे हो। इसके अलावा वो स्पाइस रखता है, डिप्लोमेट्स रखता है। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जासूस रखो, राजनयिक रखो, ताकि चीजों को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप देखोगे तो उन्होंने स्मृति का पूरा लिटरेचर किस तरीके से ग्रो कर रहा है। उन्होंने बताया इंस्टेड ऑफ व्यूइंग मोनार्क एज एन ऑटोक्रेट। देखो एक चीज हमने नोटिस करी, उन्होंने मोनार्क को ऑटोक्रेट नहीं बनाया, उन्होंने मोनार्क को परसीव किया कि भाई वो राजा है जो सबको प्लीज कर रहा है, सबका ध्यान रख रहा है, प्रीस्ट के साथ ध्यान रख रहा है, ठीक है, सबके एडवाइस लेकर कोई भी काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली जो डिफरेंस है वो हमें दिखाई देता है। इसके अलावा राजा डायरेक्टली स्टेट को कंट्रोल मतलब उस तरीके से नहीं कर रहा जैसे रीजन और रिलीजन और एजुकेशन के सेक्टर में, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। राजा वार्न करता है कि भाई जो भी
फैमिली के अफेयर्स वगैरह आप उनसे दूर रहकर अनबायस्ड रहोगे, ठीक है, बायसनेस नहीं दिखाओगे। इसके अलावा वो ये कहता है कि एक्स्ट्रा टेक केयर करता है वो, जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, भाइयों के बीच में, फादर सन, हस्बैंड वाइफ्स के बीच में, तो उनको भी वो एक्स्ट्रा टेक केयर करके उनको प्रिवेंट करता है कि ताकि ऐसी चीजें हो ही ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दो इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली और जो वर्ण है उनको बताता है कि मॉरल और लीगल सिस्टम से जोड़ता है, क्योंकि देखो वर्ण सिस्टम को बहुत रिजिडली फॉलो करता है, फैमिली को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, ठीक है, प्रोफेशनलाइजेशन की बात करता है कि जो स्टेट है उसका एक गोल है, अनदर गोल है बृहस्पति का क्या, कि वो हमेशा जुडिशियल प्रोसेस के साथ काम करे, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने मिक्स्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करी, जैसे एंशियंट इंडिया में यही चलता था पहले, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ किनशिप की बात कर रहे हैं, वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रीस्ट पर या ब्राह्मण्स पर भी डिपेंडेंट है। एक तरफ वो काउंसलर, मंत्री परिषद, इन सब से भी तो सलाह लेकर काम कर रहे हैं, अकेले अपना डिसीजन नहीं ले रहे, ठीक है। पार्शियल लेकर देखा जाए तो बृहस्पति एक्सप्लेन करते हैं स्पेशल कंसर्न राजा के लिए, ठीक है, ताकि वो कहते हैं कि भाई जरूरत पड़ने पर राजा अपना प्रिकॉशंस लेके चले, ठीक है। क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा होता है, बहुत सारे एंशिएंट फिलोसफर है जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, दैट इज ट्रू, ठीक है। बट ये वाली बात सही है कि राजा को अगर अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है तो उसको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये आपका हो गया यूनिट 3 खत्म, ठीक है। मैंने बहुत क्वालिटी वाले तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, मतलब इस वीडियो के थ्रू, तो आप चाहो तो नोट्स साथ साथ करते रहना। बाकी थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट यहाँ मिल जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी ले आऊंगी यूनिट 4 की, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, बाय।